हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है राजनीतिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत आज हम सत्ता के बारे में जानेंगे। देखिए, सत्ता को प्राधिकार और अथॉरिटी इसी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सत्ता को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक तौर पर और ख़ास करके भारतीय समाज में सत्ता का बहुत ही उपयोग होता है। बहुत सारे क्षेत्र में कहीं न कहीं पेपर लीक जैसे जो मामले भी भारत में देखे जा रहे हैं, उनमें भी सत्ता का ही हाथ है। इसीलिए सत्ता को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, मनुष्य समाज में अकेला नहीं रहता, बल्कि अन्य लोगों के साथ रहने के दौरान वो दूसरों को प्रभावित भी करता है और स्वयं भी दूसरे से प्रभावित होता है। प्रभाव का तात्पर्य होता है दूसरों की नीतियों को प्रभावित करना, या फिर प्रभाव का अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार बदलना या कार्य करवा के लेना। इस तरह से प्रभाव के दो रूप पाए जाते हैं, एक तो शक्ति, दूसरा सत्ता। राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह राज्य व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा है। राजनीतिक क्रियाएं सत्ता के आधार पर ही क्रियान्वित होती हैं और खास करके मैक्स वेबर के अनुसार समाज में सत्ता विशेष रूप से आर्थिक आधारों पर आधारित होती है। हालांकि आर्थिक आधार कारक सत्ता के निर्धारण में एकमात्र कारण नहीं है, फिर भी सत्ता उनके हाथों में रहती है जिनके पास संपत्ति और उत्पादन के साधन होते हैं। इसीलिए ही पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों और मजदूरों की सेवाओं पर अधिकार पाने का प्रयत्न करते हैं और मजदूरों भी अपने श्रम के बदले अधिकाधिक जो अधिकार पाने का प्रयत्न करते हैं। सत्ता द्वारा ही पूंजीपति मजदूर की स्वतंत्रता को खरीदता है और उस श्रमिक पर एक विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि वर्तमान समय में इस प्रकार की सत्ता क्षीण होती जा रही है, फिर भी आर्थिक जगत में सत्ता के निर्धारण में निजी संपत्ति और उत्पादन के साधनों का प्रमुख हाथ होता है। अब हम सत्ता के अर्थ को समझते हैं। ब्रिस्टीर के हिसाब से सत्ता शक्ति से भिन्न होती है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। देखिए, ब्रिस्टीर का कहना है कि सत्ता का संबंध पद या परिस्थिति से होता है, जबकि शक्ति का व्यक्ति से, यानी सत्ता सदैव संस्थाकृत होती है, इसीलिए विशिष्ट रूप से मूल्यवान समझी जाती है। सत्ता वैधानिक शक्ति है जिसका पालन व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से करता है। उदाहरण के लिए प्राचार्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मेजर आदि देखिए अधिकार सत्ता श्रेणी में आएंगे इन सभी के, क्योंकि उन्हें जो अधिकार और शक्ति प्राप्त है वह संविधान के नियमों, कानूनों आदि के द्वारा प्राप्त है। इस प्रकार शक्ति और सत्ता दोनों ही प्रभाव की से भिन्न स्वरूप है। सत्ता समाज में दायित्व बनाए रखता है। यह केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और जीवन में भी क्रियाशील रहता है। सत्ता शक्ति का संस्थागत रूप है। अब हम सत्ता के स्रोत या प्रकार को भी समझ लेते हैं। मैक्स वेबर ने वैधता के आधार पर सत्ता के 3 स्रोत और प्रकार का उल्लेख किए हैं। जैसे पहला है वैधानिक सत्ता, और दूसरा परंपरागत सत्ता, तीसरा करिश्मा या चमत्कारी सत्ता। तो इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे। जैसे पहला है वैधानिक सत्ता। देखिए, वैधानिक सत्ता के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति किसी महाविद्यालय का प्राचार्य बनता है तो उसे प्रचार के पद से संबंधित सत्ता की प्राप्ति होती है और वह उन शक्तियों और अधिकारों का उपयोग कर सकता है जो इस पद से संबंधित है। इस प्रकार की सत्ता को स्रोत व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होता है। हालांकि जिन नियमों के द्वारा व्यक्ति को एक विशिष्ट पद को धारण किए होता है, उन नियमों की सत्ता में ही निहित होती है, क्योंकि वो उस सत्ता के इर्द गिर्द ही वो नियम लागू होते हैं, उससे बाहर वो होते नहीं हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कई पद इस प्रकार होते हैं जिनके साथ एक विशिष्ट प्रकार की सत्ता जुड़ी होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति उन पदों को धारण करते हैं, उनके हाथों में उन पदों से संबंधित सत्ता भी चलती रहती है। दूसरा है परंपरागत सत्ता। देखिए, इस प्रकार की सत्ता का संबंध परंपरा द्वारा स्वीकृत परंपरा द्वारा चला आता है, जैसा कि उसे वैधता भी प्राप्त होती है लोगों द्वारा। समाज में अनेक ऐसे पद होते हैं जो एक लंबे समय से चले आ रहे होते हैं, जिनका अस्तित्व
परंपरात्मक विश्वासों के कारण होता है। इन पदों को धारण करने पर व्यक्ति को जो सत्ता प्राप्त होती है उसे परंपरात्मक सत्ता कहते हैं। इस प्रकार के सत्ता अधिकारी अपने आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों को यह बात कहकर आश्वस्त करते हैं कि ऐसा ही होता आया है। परंपरागत सत्ता को धारण करने वाले के पास व्यक्तिगत निर्णय लेने का विशेष अधिकार भी होता है। इस प्रकार इसमें एक तरफा प्रथा का अनुसरण होता है तो दूसरी तरफ आदेश देने वाले की व्यक्तिगत निरंकुशता भी निहित होती है। तीसरा है करिश्माई या चमत्कारी सत्ता। देखिए, करिश्माई का तात्पर्य है व्यक्ति में सामान्य से अधिक कुछ विशिष्ट गुण होना। ये गुण वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी। करिश्माई सत्ता में लोग असाधारण गुण रखने वाले व्यक्ति के सम्मुख अपना समर्पण करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। चमत्कारी सत्ता का वैधता व्यक्ति के असाधारण गुणों में विश्वास और उसके प्रति भक्ति में निहित होते हैं, और अपने भारत में तो ऐसे लोग काफ़ी पाए जाते हैं। लोग इस प्रकार की सत्ता की कदर इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास चमत्कारी गुण होते हैं सामान्य लोगों से ज़्यादा, और इसे हम अलौकिक क्षमता से के भी रूप में कह सकते हैं। चमत्कारी सत्ता की वैधता जादुई शक्ति या दैवी शक्ति और या फिर कह सकते हैं किसी पूजा पाठ से विशेष गुण प्राप्त होते हैं, उसे कह सकते हैं। इस प्रकार के विश्वास का स्रोत व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित चमत्कार या फिर उसके चमत्कार द्वारा कुछ सफल काम किए होते हैं, उस पर आधारित होता है। इस सत्ता की भी कोई सीमा नहीं होती है और अवसर के अनुसार यह परंपरात्मक या वैधानिक सत्ता में भी परिवर्तित होने की क्षमता रखती है। देखिए, वैधानिक सत्ता की तो एक सीमाएं होती है, लेकिन जो परंपरागत सत्ता है ये तो परिवार में परंपरागत रूप से चली आती है। लेकिन करिश्माई सत्ता को तो हमने समझा कि इसकी तो कोई सीमाएं नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने तीनों सत्ता के जो अधिकार होते हैं या फिर जो प्रकार थे उनको हमने समझा। अब हम सत्ता की सीमाओं को समझते हैं। सत्ता का प्रयोग असीमित नहीं हो सकता, उस पर अनेक प्रतिबंध होते हैं जो उसके मनमाने प्रयोग को रोकते हैं। वे प्रतिबंध कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहले में होता है प्राकृतिक प्रतिबंध। किसी भी राज सत्ता को यह अधिकार नहीं होता है कि वो व्यक्ति को उसके जीवन, सामान्य या फिर स्वतंत्रताओं और सीमित संपत्ति में से वंचित कर दिया जाए। दूसरा होता है कोई भी सत्ता अपने उद्घोषित लक्ष्य और आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते। तीसरा है सभी व्यवसाय संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं और रूढ़ियों और नैतिकताओं से भी संबंधित होते हैं जिनका वे उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। सत्ता अपने नियमों, नीतियों, संविधान, योजनाओं और कार्यों से संबंधित होते हैं जिनकी अवहेलना वे नहीं कर सकती। और पांचवा है कि विभिन्न व्यवसायों में काम करने वाले कर्मचारियों के संघ भी होते हैं जो सामूहिक सौदेबाजी करते हैं और सत्ता पर प्रतिबंध लगाते हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठनों ने भी सत्ता पर सीमाएं ला दी हैं। और साथ ही सातवां ये है सीमा की सत्ता का प्रयोग मानव द्वारा किया जाता है और मानव क्षमताएं भी सत्ता पर सीमाएं लागती है। तो इस तरह से ये सीमाएं हैं सत्ता की जिन्हें पालन करना आवश्यक होता है।